बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास सेकेंड ईयर इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टोटल क्वेश्चन आंसर्स 12 हैं, ठीक है। तमाम के तमाम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ट्रांसलेशन एक्सप्लेन भी करवा चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल तमाम ही चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी आपको जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो पहला सवाल है हमारे पास यहाँ। अच्छा, हर सवाल के नीचे उसकी ट्रांसलेशन गिवन है जो रिक्वायर्ड नहीं होती, बट ट्रांसलेशन देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप आंसर रीड कर रहे हैं, अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया है, आंसर रीड कर रहे हैं, तो आप पहले ट्रांसलेशन को रीड कर लीजिए ताकि सवाल समझने में और याद करने में आपको आसानी हो जाए। तो पहला सवाल है हमारे पास, वाई इट इज़ इंसुलर फॉर द यूरोपियन हिस्टोरियंस टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एज डार्क एजेस। तो यहाँ पहला सवाल है जिसके नीचे ट्रांसलेशन गिवन है आपको। यूरोपीय मौरख़ीन के लिए रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद की सदियों को तारीख़ दौर करार देना गैर मामूली क्यों है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे सेंटेंसेस हैं ट्रांसलेशन दी हुई है वो सेंटेंस वाइज है, ठीक है, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए कि किस सेंटेंस का मतलब क्या है, किस लफ्ज़ का मतलब क्या है, और फिर आप सवाल जब याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाए। अब इसका जवाब है हमारे पास, इट इज़ इंसुलर फ्राम यूरोपियन हिस्टोरियंस टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर एज डार्क एजेस, as it was only the Christian Europe that was dark, but Spain, which was Mohammedan, had a brilliant culture. यूरोपी मौरख़ीन के लिए रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद की सदियों को तारीख़ दौर करार देना गैर मामूली है, क्योंकि ये सिर्फ ईसाई यूरोप था जो तारीख़ था, लेकिन स्पेन जो कि मोहम्मदन था एक शानदार सकाफ़त का हामिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टू व्हाट कॉज डज बर्टन रूसेल एट्रीब्यूट द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया टुडे। तो इस सवाल में हमसे पूछे कि जो बर्टन रूसेल था 19वीं सदी के ओलाइल में इंग्लिस्तान की ताकत और आज अमेरिका और रूस की ताकत को किस वजह से मंसूब करता था। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे, द ऑथर बर्टन रूसेल इन हिज थॉट प्रोवोकिंग एसे अनटाइटल्ड रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट एट्रीब्यूट्स द पावर ऑफ इंग्लैंड इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया टुडे टू द ग्रोथ एंड देयर सुपरमेसी in industrialism. The authors view that knowledge of scientific technique and its application on a large scale for growth of industrialization is one of the secrets of their power in the 19th century. तो यहाँ पे हमें जवाब में कह रहे हैं कि मुसन्निफ बर्टन रूसेल ने अपने फ़िक्र अंगेज़ मज़मून उन्वान दोबारा बेदारी के मशरिक़ पर मज़ाहिर में 19वीं सदी के ओवाइल में इंग्लिस्तान की ताकत और आज अमेरिका और रूस की ताकत को सनती तरक्की और उनकी बालादस्ती से मंसूब किया है। मुसन्निफ़ीन का ख्याल है कि साइंसी तकनीक का इल्म और सनतकारी की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर उसका इतलाक़ 19वीं सदी में उनकी ताकत के राजों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इन द ऑथर्स ओपिनियन, मुसन्निफ़ की राय में, शुड द एशिया कंट्रीज़ एक्सेप्ट फ्राम द वेस्ट, एशिया के ममालिक जो हैं उनको मगरब से क्या कबूल करना चाहिए, एंड व्हाट शुड दे इजेक्ट, और उन्हें क्या निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, द ऑथर बर्टन रूसेल इन हिज थॉट प्रोवोकिंग एसे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट opines that the Asian countries should accept industrial mechanization from the West as a condition of survival. However, they should refrain from imitating the mistakes of the West, the lust of power over other human beings, consequently resulting in movements for independence by subjugated nations. अब यहाँ कह रहे जो मुसन्निफ़ है बर्टन रूसेल, उसने अपनी फ़िक्र अंगेज़ मज़मून यानी कि रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट राय दी है कि एशिया ममालिक को बिका की शर्त के तौर पर मगरब से सनती मैकेनाइजेशन को कबूल करना चाहिए।
ताहम उन्हें मगरिब की गलतियों को तलखीस से परहेज़ करना चाहिए, यानी दूसरे इंसानों पर इक़्तिदार की हवस जिसके नतीजे में महकूम कौमों की तरफ से आज़ादी की तहरीकें उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं, डज़ द ऑथर वेलकम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी और नॉट? हाउ डज़ ही जस्टिफाई हिज एटीट्यूड? क्या मुसन्निफ़ सकाफ़ती यकसानियत की खैर मुक़द्दम करता है या नहीं, और अपने रवैये के जवाब से कैसे पेश करता है? तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे, बर्ट्रैंड रसेल डज़ नॉट वेलकम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी एज ही बिलीव्स that it would weaken natural development of the newly independent countries. It means that international culture is divorced from local characteristics, the feeling of belonging to the world rather than to any particular country. Moreover, the customs, traditions, and good qualities of local culture will lose their importance and existence. Russell advises the Asian countries to form their own bloc without speaking about the cultural uniformity. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बर्ट्रैंड रसेल सकाफ़ती यकसानियत का खैर मुक़द्दम नहीं करते थे, क्योंकि उनका ख़्याल ये था कि उससे नए आज़ाद ममालिक की फ़ितरी तरक्की कमज़ोर होगी। उसका मतलब ये है कि बैनुल-अक़वामी सकाफ़त मुकामी ख़ुसूसियात से अलग हो गई है, किसी ख़ास मुल्क के बजाय दुनिया से ताल्लुक़ का एहसास। मज़ीद यानी कि उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक मुकामी सकाफ़त की रस्म व रिवाज, रिवायत और अच्छी ख़ुसूसियात अपनी अहमियत और वजूद खो देंगी। रसेल एशिया ममालिक को सकाफ़ती यकसानियत के बारे में बात किए बग़ैर अपना ब्लॉक बनाने का मशवरा देते थे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वाई इज़ द इंसुलर यूरोपियन हिस्टोरियंस टू टर्म द सेंचुरीज आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर द डार्क एजेस? अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं, ये गैर मामूली यूरोप मोरक्कीन रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद की सदियों को तारीख़ी दौर क्यों कहते हैं? इसके आंसर में हम लिखेंगे, यूरोपियन हिस्टोरियंस कीप देयर आउटलुक limited to Europe only. This might be called the dark ages of Europe, but the whole world, because of torch of civilization and culture, was kept burning in China and the Muslim countries of Asia. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यूरोप मोरक्कीन अपना नुक्ता नज़र सिर्फ यूरोप तक महदूद रखते थे, उससे यूरोप का तारीख़ी दौर कहा जाए, लेकिन पूरी दुनिया में तहज़ीब व सकाफ़त की मशल चीन और एशिया के मुस्लिम मुल्क में जलती रही। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास यहाँ, ऑन व्हाट ग्राउंड्स डज़ द ऑथर आर्ग्यू दैट कम्युनिज़म इज़ द मोस्ट मॉडर्न एंड विरलेंट फ्राम द वेस्टर्न इम्पीरियलिज़म? अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मुसन्निफ़ किस बुनियाद पर यह इस्तदलाल करता है कि कम्युनिज़म मगरिबी साम्राज्य की सबसे जदीद और ख़तरनाक शक्ल है? यहाँ पर इसके आंसर में हम लिखेंगे, कम्युनिस्ट रशिया इज़ ऑल द टाइम ट्राइंग टू ब्रिंग द स्मॉलर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड under its own domination. Particularly, all European countries in her neighborhood have adopted communism. The philosophy of communism is based on expansionism, and its regime is impressed by military force, which is absolutely totalitarian and dictatorial in theory of practice. Its philosophy, domination, and supremacy are accepted in smaller countries. As a result, most of the European countries in the neighborhood have become communist. So it's retained the characteristics of Western imperialism, and it is so these grounds that the author argues that communism is the most modern and virulent from the Western imperialism. तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट रोज़ हम वक्त दुनिया की छोटी कौमों को अपने तसल्लुत में लाने के लिए कोशा हैं। अमली तौर पर उसके तमाम यूरोपीय ममालिक ने कम्युनिज़म को अपनाया है। कम्युनिज़म का फ़लसफ़ा तवसी पसंद पर मबनी है। उसकी हुकूमत फ़ौजी ताकत से मुतासिर है, जो कि नज़रिया और अमल में बिल्कुल मुतालिकुल आन और आमराना है। इसके फ़लसफ़े तसल्लुत और बालादस्ती के छोटे ममालिक में कबूल किया जाता है, जिसके नतीजे में पड़ोस के बेशतर यूरोपीय ममालिक कम्युनिस्ट बन चुके हैं। चुनांचे ये मगरिब साम्राज्य की ख़ुसूसियात को बरकरार रखता है और उन्हें बुनियादों पर मुसन्निफ़ के इस्तदलाल करके कम्युनिज़म मगरिबी साम्राज्य को सबसे जदीद और ख़तरनाक शक्ल है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, टू व्हाट कॉज डज द ऑथर एट्रीब्यूट द पावर ऑफ इंग्लिश इन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड द पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया टुडे। अब यहाँ पर इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि मुसन्निफ़ 19वीं सदी के अव्वल में अंग्रेज़ी की ताकत और आज अमेरिका और रूस की ताकत को किस वजह से मंसूब करता है। तो यहाँ पर आंसर है हमारे पास, मैगनाइज प्रोडक्शन एंड साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू रूजल आर द कॉज ऑफ द राइज ऑफ द वेस्टर्न नेशंस। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि रसल के मुताबिक मशीनी पैदावार और साइंसी इल्म मगरबी अक़वाम के उरूज का सबब हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास यहाँ पे, वाई डज़ द ऑथर कंसीडर दैट इट इज़ यूजलेस टू रेजिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मुसन्निफ़ क्यों समझता है कि सनतकारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करना बेकार है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, द एडवांस ऑफ साइंस हैड मेड इट एसेंशियल Bertrand Russell considers it dangerous and useless to resist industrialization on 2 grounds। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि साइंस की तरक्की ने उसे ज़रूरी बना दिया था। बर्टन रुसेल दो बुनियादों पर सनतकारी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को ख़तरनाक और बेकार समझता है। सबसे पहले तो यानी कि फर्स्टली द मॉडर्न एज इज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदाउट इट्स नॉलेज एंड एप्लीकेशन द वर्ल्ड कैन प्रोग्रेस इन मॉडर्न टाइम्स। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का है, इसलिए इसके इल्म और इस्तेमाल के बगैर दुनिया जदीद दौर में तरक्की कर सकती है। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज़ आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉस्पेरिटी एंड इंडस्ट्रियली बैकवर्ड नेशंस कैन नॉट स्टे फ्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। और दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि दूसरी बात ये कि सनती तवानाई रोज़गार खुशहाली का ज़रिया है और सनती तौर पर पासमंदा कौमें ज़्यादातर देर तक आज़ाद नहीं रह सकती। तो दे कैन ईज़ली बी डोमिनेटेड एंड कैप्चर्ड बाय एनी ऑफ द सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। हैंस ही बिलीव्स दैट इट इज़ द interest of Asian countries to acquire lead in industrialization, not only for the sake for progress but for world peace itself। वो कहते हैं कि वो आसानी से दुनिया को किसी भी सुपर पावर के ज़ेर तसल्लुत और कब्ज़ा कर सकते हैं, इसलिए उनका ख़याल है कि ना सिर्फ तरक्की बल्कि ख़ुद आलमी अमन के लिए सनतकारी में बढ़तर हासिल करना एशियाई ममालिक का मुफाद में है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर हमारे पास, हु इज़ ट्रेडिशनल कल्चर थ्रेटन्ड इन द एज डोमिनेटेड बाय साइंस एंड मशीनरी। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि साइंस और मशीनरी के गलबे वाले दौर में रिवायती सकाफ़त को किस तरह ख़तरा है। यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, ट्रेडिशनल कल्चर इज़ threatened in this age because any one of the bigger powers might secure dominion over the smaller nation। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं इस दौर में रिवायती सकावत को ख़तरा लाहक है क्योंकि बड़ी ताकतों में से कोई भी छोटी कौम पर तसल्लुत कायम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट रीज़न डज द ऑथर गिव फॉर द ओपिनियन दैट द नेशन ऑफ एशिया विल नॉट फाइंड इट हार्ड टू कीप देयर इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि मुसन्निफ़ ने अपनी राय की क्या वजह बताई है कि एशिया की कौम को अपनी आज़ादी बरकरार रखना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे, द टू बिग ब्लॉक्स फॉर एग्जाम्पल USA and Russia are busy with their own tussle of power. As such, they will not have the time to interfere with the sovereignty and newly awakening Asian nations. These powers can thus afford to stay neutral and manage to keep their independence. इस तरह उनके पास नई बेदार होने वाली अशियाए अक़वाम की खुद मुख्तारी में मदाखलत का वक्त नहीं होगा, इसलिए ये ताकतें गैर जानिबदार रहने और अपनी आज़ादी बरकरार रखने में इंतज़ाम कर सकती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज़ द ऑथर्स व्यू हैज़ बीन द मोस्ट सीरियस फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द वेस्ट ओवर द लास्ट फ्यू सेंचुरीज़। अब यहाँ हमसे पूछ रहे हैं मुसन्निफ़ की नज़र में पिछली चंद सदियों में मगरिब के किरदार में से सबसे संगीन खामी क्या रही है। द मोस्ट सीरियस फ्लॉ इन द नेचर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द वेस्टर्न डोमिनेशन ऑफ अदर कंट्रीज़ हैज़ बीन रूथलेस डिस्पोटिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब यहाँ कह रहे हैं दूसरे ममालिक पर मगरिबी तसल्लुत के किरदार की नौइयत में सबसे संगीन खामी बेरहम इस्तेमदार और इस्तेहसाल का जज्बा है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स।
तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा रीड कर लेते हैं। सही कह रहे हैं कि व्हाट पैरेलल्स मे बी ड्रॉन बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ यूरोप एट द एंड ऑफ द रोमन एम्पायर एंड डिक्लाइन इन द पावर ऑफ यूरोप सिंस 1914। अब इस सवाल में हमसे कह रहे हैं कि रूमी सल्तनत के अख्तिताम पर यूरोप की ताकत के ज़वाल और 1914 के बाद यूरोप की ताकत में कमी के दरमियान क्या मुमासलतें खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर फॉलोड बाय द राइज ऑफ द पावर of the militant Muslim Empire. In the same way, the end of the European Council, the empire began in 1914 and new nations came into being in Asia, some of which are passing through the political integration and industrial development. They will very soon become leading powers of Asia as well as in the rest of the world. After 1914, there were many wars fought differently. Lands and this phase is similar to what happened after the fall of the Roman Empire. अब यहाँ पे कह रहे हैं रोमी सल्तनत के ज़वाल के बाद अस्करियत पसंद मुस्लिम सल्तनत की ताकत का उरूज हुआ। इस तरह 1914 में यूरोपीय काउंसिल एम्पायर का ख़ात्मा शुरू हुआ और एशिया में नई कौमें वजूद में आई, जिनमें से कुछ सियासी इंतज़ाम और सनती आमिल से गुज़र रही हैं तरक्की और वो बहुत जल्द एशिया के साथ साथ बाकी दुनिया में अहम ताकतें बन जाएंगी। 1914 के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक में बहुत सी जंगें लड़ी गईं और ये चेहरा रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद हुआ था। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 12 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 रिफ्लेक्शन ऑन द रीअवेकिंग ईस्ट। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, आपकी कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बवक्त मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड इफ़ यू वांट PDF of these all questions, let me know in the comment section. I will provide you as soon as possible.